नेक्स्ट फिर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज कैलकुलेट करके देखेंगे, जैसे अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कितनी होती है। अब अल्टरनेटिंग करंट तो टाइम के साथ में बार बार चेंज होता रहेगा, तो हम उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो टाइम के साथ में क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ये आपको पता है। इस तरीके से वो बार बार चेंज होता रहेगा, टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज होगा। अगर अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो अगर मैं इसका एक कंप्लीट साइकिल ऑब्जर्व करूं, कंप्लीट साइकिल होगा 0 से t टाइम तक, तो इस कंप्लीट साइकिल के अंदर दो हाफ साइकिल होंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, और दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। मतलब जैसे जैसे ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई, है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर एसी का जो एक कंप्लीट साइकिल होगा उसके अंदर दो हाफ साइकिल होंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक कंप्लीट साइकिल के लिए फाइंड नहीं करना है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगी। इसका रीजन, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव, और जब भी हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपके पास 10 नंबर है, आप उनका एवरेज कर रहे हो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास 10 नंबर है उनका एवरेज निकाल रहे हो, कैसे करेंगे, 10 नंबर्स को ऐड करेंगे फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, ये तो करते हैं। तो आपको ऐड करना पड़ता है उन नंबर्स को। अब मान लो 10 नंबर्स में से 5 नंबर पॉजिटिव है और बाकी 5 नंबर भी वैसे ही है, सेम नंबर है लेकिन नेगेटिव है, तो टोटल करोगे तो क्या आएगा, 0। जैसे 5 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 और बाकी 5 वैल्यूज है -1 -2 -3 -4 -5, एवरेज निकालो उसका कितना आएगा, 0। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट की भी अगर आप एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन या एवरेज वैल्यू निकालोगे तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में सारी वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी, और टोटल करोगे तो क्या आएगा, 0। तो एवरेज तो 0 आएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन या एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है हमेशा। फॉर ए कंप्लीट साइकिल, फॉर ए कंप्लीट साइकिल जो मीन या एवरेज वैल्यू है, आई एवरेज लिख रहा हूं, ये वैल्यू आएगी 0। एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एक तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन यही बनता है। फिर अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन या एवरेज वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर भी कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 आ रही है, तो इसलिए हम हाफ साइकिल के लिए ही इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जब भी अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो ये हमेशा उसके हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है। ये भी एक क्वेश्चन है कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो हमेशा उसके हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हो। इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या है, क्योंकि फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करोगे तो मीन या एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, इसलिए हाफ साइकिल के लिए ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन क्या है मैं समझा देता हूं। अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाती है जो सेम टाइम इंटरवल में सेम सर्किट में सेम चार्ज सप्लाई करता हो। अब इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि दो अलग अलग सर्किट्स हैं और दोनों में आपने सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन पहला जो सर्किट है उसमें एक एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और दूसरा जो सर्किट है उसमें सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है लेकिन उसमें एक डीसी सोर्स या डीसी बैटरी कनेक्टेड है। अब डीसी बैटरी क्या करेगी, सर्किट में कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगी, तो ये वाला जो करंट है ये तो कांस्टेंट रहेगा, दोनों में रेजिस्टेंस सेम लगाया अपन ने, ठीक है। यहां पे जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई हो रहा होगा वो होगा I = I0 sin ωt। ये अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा, तो इस तरीके का करंट सर्किट में सप्लाई हो रहा है और ये करंट क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट की नेचर है कि उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये वाला करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, ये वाला करंट कांस्टेंट रहेगा। अब डेफिनेशन ये है कि अल्टरनेटिंग करंट की, इस अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन या एवरेज वैल्यू है ये उस कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाएगी जो सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज सप्लाई करता हो। जैसे इस सर्किट में अगर इस करंट की वजह से इस सर्किट में जो चार्ज सप्लाई हो रहा है किसी टी टाइम में अगर वो Q है तो उतना ही टोटल चार्ज टी टाइम के अंदर इसमें भी सप्लाई होना चाहिए,
तब हम ये बोल देंगे कि ये जो कांस्टेंट करंट है ये इस अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू के बराबर है। जैसे आपके घर पे दो नल आ रहे हैं, एक में रुक रुक के पानी आता है, एक में कंटिन्यूअसली पानी आता है। ये मान लो कंटिन्यूअसली पानी आ रहा है इसमें। दूसरा जो नल है उसके अंदर रुक रुक के पानी आता है, कभी आता है तेज आता है एकदम, फिर रुक जाता है, फिर तेज आएगा, फिर रुक जाएगा, इस तरीके से रुक रुक के पानी आ रहा है। अब आपने क्या किया, इन दोनों के नीचे एक एक बाल्टी लगा दी और किसी टी टाइम बाद आपने इनको चेक किया। टी टाइम बाद में आपने इन दोनों बाल्टी को चेक किया तो आपने देखा दोनों में बराबर ही पानी इकट्ठा हो रहा है। दोनों में जो पानी इकट्ठा हुआ वो क्या हुआ, बराबर है। इसका मतलब काम तो बराबर ही हुआ दोनों में, जितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ उतना ही यहाँ पे हुआ, तो एवरेज काम तो दोनों में बराबर ही हुआ ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जब यहाँ पे सर्किट में चार्ज सप्लाई करेगा, क्योंकि जो चार्ज की फ्लो रेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट तो रुक रुक के चार्ज सप्लाई करेगा, कभी ज्यादा कभी कम। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट में जो चार्ज सप्लाई होगा कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तभी तो कभी ज्यादा करंट है कभी कम करंट है। लेकिन ये जो डीसी सोर्स है ये कांस्टेंट रेट से चार्ज सप्लाई करता रहेगा, इसलिए डीसी करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ में। तो अगर जितना अल्टरनेटिंग करंट किसी टी टाइम में चार्ज सप्लाई कर रहा है सर्किट में, अगर उतना ये वाला भी कर रहा है, ये वाला सर्किट भी कांस्टेंट करंट भी अगर सेम चार्ज सर्किट में सप्लाई कर रहा है सेम टाइम में, तो इसका मतलब इस कांस्टेंट करंट की जो वैल्यू है वही हम अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन। आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज वैल्यू, और एक फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला थोड़ा इजी पड़ता है, पहले मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है अपन को। हम क्या करते हैं, इस सर्किट में किसी टी टाइम में कितना चार्ज सप्लाई हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उतने टाइम में हम इस वाले सर्किट के लिए भी कैलकुलेट करते हैं कि टी टाइम में कितना चार्ज सप्लाई हुआ, फिर दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं और उससे फिर सॉल्व करके पता लगा लेते हैं कि भी अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये तरीका होता है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो इजी पड़ेगा, तो मैं आपको फॉर्मूला वाला मेथड ही बता रहा हूँ। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो तो आपको दे ही रखी है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और आपको ये भी पता है कि कंप्लीट साइकिल के लिए इसको फाइंड नहीं करना है एवरेज वैल्यू को, हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए ही फाइंड करके देखेंगे, और इस हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी वही अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कंसिडर करनी है। अब एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता ही है, क्या करना होता है, जितनी भी वैल्यूज है सबको टोटल करो, फिर जितनी वैल्यूज है उतने से डिवाइड कर दो। तो आपको भी यही करना है। आपको पता है हर एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर 0 से t/2 टाइम के लिए देखा जाए, कहां से कहां तक, 0 से t/2 टाइम के लिए देखा जाए, तो ऐसे बिल्कुल पास पास अल्टरनेटिंग करंट की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, है ना। हर एक इंस्टेंट पे करंट चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो हर एक इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप कितनी वैल्यूज को ऐड करोगे, इनफाइनाइट वैल्यूज को, और जब भी इनफाइनाइट वैल्यूज को ऐड करना हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू है I, जिसको हमने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर आप 0 से t/2 टाइम इंटरवल में अलग अलग जो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है उनका टोटल करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से t/2, क्योंकि 0 से t/2 तक ही आपको ऐड करना है, 0 से t तक ऐड करोगे तब तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आया टोटल, और फिर जितने टाइम के लिए आपने ये टोटल किया करंट का, कितने टाइम के लिए, 0 से t/2, उतने से आप इसको डिवाइड भी कर दो तो एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। पहले तो क्या करना है, 0 से t/2 तक आपको इंटीग्रेशन करके करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का टोटल करना है, और उसके बाद में क्या करना है, t/2 से उसको डिवाइड करना है ताकि अपने पास क्या आ जाए, एवरेज वैल्यू। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/t लिख देते हैं इसको, और I की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। I क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और 0 से t/2 की आप लिमिट्स लगा दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, मतलब यहां तक तो थी फिजिक्स जो आपको मैंने समझाया सारा, अब है सिर्फ मैथमेटिक्स, है ना। कैलकुलेशन करना है और आंसर बताना है। I एवरेज इक्वल टू 2/t, और ये जो I नॉट है ये कांस्टेंट है इसलिए इसको भी बाहर लिख दो। अच्छा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से t/2 की लिमिट। सॉल्व करो इसको, 2I नॉट बाई टी, ये माइनस भी बाहर निकाल लो, माइनस, अब कॉस ओमेगा टी बचेगा ब्रैकेट के अंदर, उसमें लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे,
तो जो t है उसकी जगह t/2 लिख दो, cos ओमेगा t/2, माइनस करके फिर लोअर लिमिट पुट करो इसमें, cos ओमेगा इंटू 0 यानी कि cos 0, ये आएगा आई एवरेज इक्वल टू -2i0/t। अच्छा एक चीज मिस कर दी अपन ने, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो t का जो मल्टीपल है वो भी आपको अपॉन में लिखना पड़ता है। जैसे ओमेगा है ना t का मल्टीपल, तो वो भी आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो वो ओमेगा मैं बाहर लिख देता हूँ, ये लिख दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये बाय मिस्टेक अभी रह गया था। जब भी हम साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और उसके आगे अगर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, अगर ये साइन टी होता तो कॉस टी हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ये है साइन ओमेगा टी, तो टी के मल्टीप्लाई में क्या है ओमेगा, तो आपको जो टी के मल्टीप्लाई में होता है ना उसको अपॉन में लिखना पड़ता है, तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के बराबर होता है। ओमेगा किसके बराबर होगा, 2π/t, तो ओमेगा टी किसके बराबर आएगा, 2π के बराबर आएगा, तो ये बनेगा कोस और ये बनेगा 2π। ओमेगा टी किसके बराबर है, 2π, 2π/2 यानी कि पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, ये जो -2 आएगा उसको जब आप बाहर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 4i0, और ये ओमेगा टी क्या है 2π के बराबर है, तो यहां से सॉल्व करने पे ये आएगा 2i0/π, और ये जो 2/π है, ये जो 2/π है इसकी वैल्यू होती है 0.637 इंटू i0। तो जो अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू है वो अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू का कितना टाइम्स होती है, 0.63 टाइम्स होती है। अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू का 0.637 टाइम्स होती है, और अगर इसको परसेंटेज में लिखोगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 63.7% ऑफ i0, ऐसा भी बोल सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% होती है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 100 एम्पियर तक, तो उसकी मीन या एवरेज वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 0.637 यानी कि 63.7 एम्पियर, ये उसकी एवरेज वैल्यू है।